बच्चे अभी भी चल ही रहा है, आना चल ही रहा है। एडमिट एडमिट। क्या पढ़ा था हमने मियोसिस में? मियोसिस इज सच अ लॉन्ग प्रोसेस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एवरी स्मॉल थिंग्स रिलेटेड विथ मियोसिस। छोटी सी छोटी बात, बाइवैलेंट टेट्राइड्स क्या होते हैं, डायट्स क्या होते हैं, होमोलोगस पेयर किसको कहते हैं, व्हाट आर सिस्टर क्रोमेटिड, व्हाट आर क्रोमैटिन, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। ठीक है, नाउ देयर इज नीड टू नो अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। क्यों इतनी लेंथी प्रोसेस होती है और क्यों, क्या उसका सिग्निफिकेंस है? एनीवन, कोई मुझे बता पाएगा? मियोसिस नहीं तो क्या नहीं? अगर मियोसिस नहीं तो क्या नहीं? इतनी लॉन्ग प्रोसेस पढ़ रहे इतने दिनों से, पता तो होना चाहिए कि क्यों इतना इतना कुछ पढ़ना पड़ रहा है, क्या है इतना कि मियोसिस इंपॉर्टेंट है? क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है मियोसिस का? यस, आपको पता नहीं ऐसा नहीं है, यू नो एवरीथिंग। क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है? अरे स्लाइड को देख के ही बोल दो। हाँ, क्या सिग्निफिकेंस होगा मियोसिस का? सिग्निफिकेंस क्या होगा? जब तक आप हमें इनवाइट नहीं करोगे मैम, आप हमारा नाम नहीं लोगे, हम नहीं बताएंगे, ऐसा कुछ? चलो चैताली, टेल मी, व्हाट एग्जैक्टली इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस? क्यों जरूरी है मियोसिस? यस चैताली साठव ने, आई गेस। हाँ, नहीं पता? नहीं पता? चलो आज बैठे रहते हैं, नहीं पढ़ते। आप जब तक नहीं आंसर करोगे हम बैठे रहते हैं। बताओ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस? चैताली आपको पता नहीं है, फिर आप क्लास में क्या कर रहे हो? अगर आपको मियोसिस की सिग्निफिकेंस ही नहीं पता है तो क्या पढ़ना मियोसिस को? यस चैताली, तिलक, are you there? Both sperms and egg cells would have been diploid. We can say that key meiosis is a process through which our body synthesize gametes. It's a simple one ना, ऐसी कोई प्रोसेस की जिसके वजह से गैमेट्स बनते हैं, that is meiosis. सिंपल। मियोटिक डिवीजन किसमें होता है? सिर्फ जर्मिनल सेल्स में ही तो होता है, जर्म सेल्स, दैट इज गैमेट्स। ये नहीं पता आप लोगों को? ऐसा 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 एकदम से मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, क्या कहाँ पे जा रहे हो आप लोग? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फर्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस इज व्हाट? फर्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, सेकेंड जस्ट टू मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर। आई गेस ऋतुजा को ये कहना था, बोथ स्पर्म एंड एग would have been diploid, we can't say this. Both sperm and egg form a zygote body, that would be a diploid one. To maintain a diploidy, हमारे अर्थ पे मैक्सिमम जो ऑर्गेनिजम्स है, फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर जो कि पॉलीप्लॉइडी है, बट वो आगे ज्यादा सर्वाइव नहीं करते। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म, सब हर ऑर्गेनिज्म कैसा है? डिप्लॉइड है। डिप्लॉइडी मेंटेन कैसे हुई? एन और एन जब फ्यूज हुए तो ही तो कोई डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बना होगा। मींस एक क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन कर रहा है कौन? मियोसिस। हर बार गैमेट्स हेप्लॉइड हो रहे हैं और बिकॉज ऑफ दैट कोई डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बन रहा है। प्लांट की बात करें या एनिमल्स की बात करें, बिकॉज ऑफ दिस वुड बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ मियोसिस। व्हाई? बिकॉज मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन जो कि रिड्यूस करता है क्रोमोसोम के नंबर को। ऑल्दो वी आर अ डिप्लॉइड वन, बट हम जो गैमेट्स फॉर्म करेंगे वो हाफ रहेंगे हमारे प्लॉइडी से, दैट इज हैप्लॉइड। अगर आपके हैप्लॉइड दूसरे किसी के हैप्लॉइड के साथ मिक्स होंगे तो ही तो जाके कोई डिप्लॉइड बॉडी बनेगी ना। यानी आप भी डिप्लॉइड, आपसे होने वाले जो आगे जनरेशन रहेगी वो भी डिप्लॉइड, बट बनी किससे है? वाया रिड्यूस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम।
रिडक्शन हुआ है क्रोमोसोम नंबर में आपके, और वो गैमिट्स बने जो कि हैप्लॉइड्स थे। तो यही एक उसका सिग्निफिकेंस है, सिंपल सी बात, ठीक है। सो दैट कि फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द ओरिजिनल डिप्लॉयड नंबर ऑफ जाइगोट। हर बार मैंने पहले की क्लास में आपको बताया था, अगर आप डिप्लॉयड, आपसे होने वाले गैमिट्स भी डिप्लॉयड, वो गैमिट से आगे होने वाली जनरेशन वो भी डिप्लॉयड, तो डिप्लॉयडी कहाँ जाके रुकेगी, कितने सारे प्लॉयडी हो जाते हैं अब तक, है ना। डिप्लॉयड से, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म से हम, अगर हमारे गैमिट समझ लो हेप्लॉइड है, दैट्स वाई हम डिप्लॉयड बन रहे हैं। अगर डिप्लॉयड ही रहा, अगर ये हेप्लॉइड नहीं बना और किसी दूसरे के साथ अगर फ्यूज हो गया बाय मिस्टेक, तो ट्रिप्लॉइड बन जाएगा ना कोई ऑर्गेनिज्म, और ये ऐसे ऑर्गेनिज्म एबनॉर्मल होते हैं, हर बार नेचर में डिप्लॉयड बनना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मियोसिस इज वेरी इसेंशियल, और बिकॉज ऑफ मियोसिस थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि उसको मियोसिस को माइटोसिस से वैरी करता है। मियोसिस को किससे वैरी करता है, माइटोसिस से। देखो माइटोसिस में क्या हमने पैचिटिन स्टेज पढ़ी थी क्या, यस बताना। माइटोसिस जब मैंने आपको पढ़ाया था, क्या हमने उसमें पैचिटिन, डिप्लोटिन ये स्टेजेस पढ़ी थी क्या, नहीं ना। मींस पैचिटिन में क्या होता है, पैचिटिन में पीसी ना, पीसी इज व्हाट, क्रॉसिंग ओवर होता है, राइट, क्रॉसिंग ओवर होता है, यस। क्रॉसिंग ओवर होता है मींस किसी एक क्रोमोसोम का जीन दूसरे क्रोमोसोम के जीन के साथ जाके ओवरलैप हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, राइट और रॉन्ग, राइट ना, कुछ अलग हो जाता है ना, एक्सचेंज हो जाते हैं जीन्स, एंड समहाउ वेरिएशन आता है। ये क्यों पॉसिबल हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुई इसलिए ना। और ये क्रॉसिंग ओवर जो फिनोमिनन होता है वो पैचिटिन में होता है, और वो मियोसिस 1 की स्टेज है, माइटोसिस में कभी नहीं होता। तो बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टेजेस, क्रॉसिंग ओवर, और वी कैन से दैट काइस्मेटा फॉर्मेशन, रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बाइन होना मीन्स एक्सचेंज होके कुछ अलग बनाना, कॉम्बिनेशन, इनके वजह से ही तो वेरिएशन आता है, और ये सब कुछ सिर्फ मियोसिस में होता है। दैट्स व्हाई वी कैन से मियोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग वेरिएशन। अब जब छोटे छोटे वेरिएशन हर बार आते रहेंगे, तो आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर या 10,000 ऑफ ईयर इसका कन्वर्शन किस में हो जाएगा, इवोल्यूशन में, राइट और रॉन्ग। इवोल्यूशन इज व्हाट, इवोल्यूशन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। हमें एकदम से इवोल्यूशन नहीं दिखता, हमें पहले हम इतने स्ट्रेट चलते थे क्या, नहीं। ड्रायोपिथिकस थे कोई इनिशियल ऑर्गेनिजम्स, इनिशियल ह्यूमंस, बहुत पहले के ह्यूमंस, जो कि हमारी ओरिजिन ड्रायोपिथिकस से है, ठीक है। मंकीज, हम जब अब बचपन से हम मंकीज पढ़ रहे, मंकी हमारे पूर्वज थे। तो अगर हम अर्लिएस्ट की बात करें तो ड्रायोपिथिकस से, तो वो कैसे चलते थे, वो तो ऐसे झुक के चलते थे, हम कैसे स्ट्रेट चलते, राइट। तो कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस होते गए कि सो दैट कि अब हम कुछ अलग है पहले वाले ह्यूमन से। तो ऐसा वेरिएशन हर बार जनरेशन में इंट्रोड्यूस करके आफ्टर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, और ये सब कुछ इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि मियोसिस में वेरिएशन होता है, ठीक है। दीज 3 आर द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन, और इसमें सॉरी सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, और इसमें ये वाला पोर्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सिंपल भी है, आपको पता भी है। अब एमाइटोसिस, कभी मैंने बताया था आपको एमाइटोसिस के बारे में, यस बहुत पहले वाले क्लास में कुछ बताया था कि मैंने एमाइटोसिस के बारे में, यस टेल मी, ऐसे कुछ बताया था सबसे इनिशियल क्लास जब मैंने आपको सेल पढ़ाया था। सीडलेस वाटरमेलन ट्रिप्लॉइड होते हैं, हाँ हम उसकी प्लॉइडी करके हम प्लांट्स में मैक्सिममली पॉलीप्लॉइडी ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं, पर वो आगे जाके बहुत ज्यादा आदित्य क्या नहीं होते, वो फर्टाइल ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, हर बार हमें वो बनाने पड़ते हैं, उनकी फर्टिलिटी लैप्स हो जाती है, वो आगे फर्टाइल नहीं होते, ठीक है। ह्यूमन में तो हम ऐसे नहीं कर सकते ना आदित्य, हम मैक्सिममली पॉलीप्लॉइडी ये जो कंडीशन है वो हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, आगे आने वाला है ये कंसेप्ट। तिलक ने कह रहा है कि एमाइटोसिस इज जस्ट अ बाइनरी फिशन, हाँ तिलक इज राइट, यस। और ऐसा कुछ मैंने आपको बताया भी था इनिशियल क्लासेस में, ठीक है। मैंने आपको पूछा था मैंने कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल डिविजन आर देयर, और सब लोग बच्चे कह रहे थे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन,
तब मैंने आपको कहा था कि नहीं 2 नहीं होते 3 होते हैं। ओके 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 चलिए एमाइटोसिस। एमाइटोसिस को ही हम कहते हैं डायरेक्ट सेल डिवीजन। डायरेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज कोई नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक सेल रहेगा, इसमें कुछ कॉन्स्ट्रिक्शन अराइज होगा, ऐसा कुछ, इसके अंदर जो न्यूक्लियस रहेगा ये भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा और कॉन्स्ट्रिक्ट होके 2 हाफ में डिवाइड हो जाएंगे क्रोमोसोम, ऐसा कुछ हो जाता है इसमें। सब 2 हाफ में क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम डिवाइड हो जाते हैं, बीच में से टूट जाते हैं, ऐसा होता है डायरेक्ट सेल डिवीजन। नो एनी काइंड ऑफ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, नथिंग इज देयर। दिस इज एमाइटोसिस। बाइनरी फिशन सिंपल सिंपल ऑर्गेनिज्म में होते हैं, लाइक बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, डिजीज सेल हो गए, ओल्ड सेल हो गए, मैक्रोफेजेस जो हमारे बॉडी में है, मैक्रोफेजेस वो एमाइटोसिस से डिवाइड होते हैं, ठीक है। मैमेलियन कार्टिलेज सेल्स देखो, एंड इन फीटल मेम्ब्रेन्स। फीटस जो होता है हमारे जो बेबी होता है, बेबी का जो फीटल मेम्ब्रेन होता है वो भी कभी कभी वो भी डायरेक्टली डिवाइड होता है, बिकॉज फास्टली डिवाइड होने वाला कंसेप्ट है कौन सा, एमाइटोसिस। मैक्सिममली याद रखना आपको सिर्फ इसको ही है, इसको याद रखना है। कोई आपसे नहीं पूछने वाला है कि इसमें होता है क्या, उसमें होता है क्या, ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी वाली बातें नीट में भी नहीं आती। आपको सिर्फ इतना याद रखना चाहिए कि इनिशियल ऑर्गेनिज्म में, बैक्टीरिया में, प्रोटोजोआज में क्या होता था, माइटोसिस होता था, ठीक है। इट्स अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑब्वियसली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कोई भी पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। क्लोन्स बनते हैं, एक जैसे ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किया था रिमैक ने, इसको याद रख लेना अच्छे से, रिमैक को, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज डायरेक्ट सेल डिवीजन, ठीक। इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, क्या लगता है क्या होगा, मैंने अभी तो आपको बताया क्या होता है। देयर इज ए देयर इज ए कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है ऐसे बीच में से, एक सेल है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, अलग हो गया, कुछ सोचा नहीं उसने कि क्या मैं पहले प्रोफेज करूंगा, नहीं मैं अपने क्रोमोसोम को मेटाफेज प्लेट पे लेके आऊंगा, नहीं अब मेटाफेज हो गया अब मैं एनाफेज से इसको दूर करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई ऐसी फेज नहीं, ठीक है। डायरेक्ट सेल डिवीजन देखो, पॉइंट्स को देख लो, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा टफ, ये बहुत ज्यादा वी कैन से कंसर्निंग टॉपिक नहीं है, लीस्ट कंसर्न टॉपिक में आएगा ये, बहुत ज्यादा कोई पूछेगा नहीं आपको, ठीक है। ड्यूरिंग एमाइटोसिस द न्यूक्लियस ऑफ द सेल इलोंगेट। ऑब्वियसली मैंने अभी तो आपको बताया, सी ये देखो पहले ये न्यूक्लियस ऐसा था, अब ये क्या हो गया, इलोंगेट हो गया, ऐसे हो गया, सी इट्स इलोंगेटेड, ठीक है। देन द कॉन्स्ट्रिक्शन अपीयर, ऑब्वियसली कॉन्स्ट्रिक्शन ऐसे अपीयर होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, इसे इलोंगेटेड न्यूक्लियस हो गया, फाइनली कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्शन अपीयर इन न्यूक्लियस आल्सो एंड इन साइटोप्लाज्म आल्सो, ठीक है। ग्रेजुअली धीरे 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 कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ता जाएगा, डीप होते जाएगा और 2 सेल अलग हो जाएंगे, अलग अलग इंडिविजुअल डॉटर न्यूक्लियस बन जाएगी। ये क्या टफ है क्या, तो 10th में भी आपने पढ़ा है, अमीबा का बाइनरी फिशन आपने नहीं पढ़ा, अमीबा का बाइनरी फिशन आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ना। दिस इज जस्ट अ एमाइटोसिस, वही तो पढ़ रहे हैं हम, बाकी क्या, कुछ नहीं। फाइनली कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, 2 सेल अलग हो गए, 2 सेल का अपना अपना अलग साइटोप्लाज्म चला गया, इंडिविजुअली 2 न्यूक्लियाई बन गए और उनको हम कहने लगे कि हाँ नाउ 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म। कोई भी फेजेस की बात नहीं की, कोई भी स्पिंडल फाइबर बनेंगे नहीं, ये वाला इंपॉर्टेंट है पॉइंट। नो एनी काइंड ऑफ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर्स आएंगे ही नहीं, इक्वेटर प्लेट पे लेके जाना, दूर करना, कोई जरूरत नहीं। नो एनी काइंड ऑफ स्पिंडल फॉर्मेशन, कोई स्पिंडल फॉर्मेशन का कंसेप्ट ही नहीं है, ठीक है। कोई डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम फॉर्मेशन, डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम फॉर्मेशन मींस कोई अलग से कोई डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करना है, फिर आगे जाके इस फेज में उसको डिवाइड करना है, इस फेज में लेके जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियरेंस नहीं है, तो है
आखिर तक ऐसी ही रहेगी, कहीं कहीं पे बीच में जाके अपीयर हो जाएगी, बीच में जाके रीअपीयर हो जाएगी, बीच में जाके डिसअपीयर हो जाएगी, कोई कंसेप्ट नहीं, कुछ नहीं होने वाला, न्यूक्लियर एनवेलप एज इट इज रहेगा, रिमेन इंटैक्ट. Daughter cell is approximately the two equal halves of the parent cell. Parent cell से approximately, देखो exactly नहीं कहा, words को ध्यान में रखो, approximately means near about. नहीं तो बोलना है exactly, अगर ऐसा वर्ड आया तो रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन में पूछा daughter cells are exactly the two equal halves of the parent cell in case of amitosis, the statement is absolutely wrong. Exactly कभी नहीं होता, इट्स अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, ठीक है. अब यही इस डायग्राम से देखिए जरा, ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियस है. ठीक है, अब इसके बाद धीरे 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 देखो कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ रहा है. यहाँ से कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट हो गया. ठीक है, न्यूक्लियस देखो इलोंगेट हो गया, न्यूक्लियस इलोंगेट हो गया, है ना. इसको कॉन्स्ट्रिक्शन कह रहे, धीरे 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 ये बढ़ता जाएगा और फाइनली दो सेल्स क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे. दिस इज अ सिंपल एमाइटोसिस. यस यस, क्लियर क्लियर ना. चले, कुछ नहीं था उसमें क्लियर करने के लिए. एडिशनल दो फैक्ट्स देख लेते हैं, कभी कभी इसके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि आपके जो स्पिंडल फाइबर बने हैं वो किससे बने हैं. यस, बताना जरा किससे बने हैं. स्पिंडल फाइबर किससे बने, जिसके दम पे आपने इतना माइटोसिस भी कर लिया और मियोसिस भी कर लिया. सो टेल मी कि स्पिंडल फाइबर कैसे बने, किससे बने. जो स्टूडेंट्स आर ना, सच में हम भी स्टूडेंट्स हैं, अगर हम भी अगर क्लासेस अटेंड करते तो एक क्वेश्चन पूछा नहीं कि टीचर सब स्टूडेंट के एक के पीछे एक आंसर्स आ जाते हैं. और आपकी क्लास में मैं देखती हूँ एकदम चुपचाप बैठे होते, कोई अपना नॉलेज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं करना चाहता, या कोई टीचर पूछ रहा है तो भी. भूमिका, अब इतना बोलने के भूमिका ने कहा माइक्रोट्यूब्यूल, ऑब्वियसली माइक्रोट्यूब्यूल. जो स्पिंडल फाइबर किससे बने हैं, माइक्रोट्यूब्यूल. और माइक्रोट्यूब्यूल किसका पार्ट है, साइटोस्केलेटल का पार्ट है क्या. इतना अच्छा क्लास हमने लिया था साइटोस्केलेटल का, कुछ याद है आपको साइटोस्केलेटल, जिसमें हमने माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ा था, जिसमें हमने माइक्रोफिलामेंट पढ़ा था, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पढ़े थे, याद है. और मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट इज माइक्रोट्यूब्यूल. ठीक है, तो अगर हमने ऐसा कुछ कर दो, समझ लो कि कुछ इनहिबिटर डाल दो, साइंटिस्ट लोग करते रहते ये वाली बातें, क्यों, क्योंकि उनको कोई रिसर्च करना होता है, तो कुछ ना कुछ वो चीजें करते रहते, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. अगर कोई लैब है, लैब में आपने पर्टिकुलर सेल ले लिए, लैब में लैब है, लैब में समझ लो एक पेट्री प्लेट है, उसमें सेल ग्रो करके रखे हुए हैं इंक्यूबेटर में, निकाला इंक्यूबेटर की प्लेट और उसमें से वो सेल ले लिए टेस्ट ट्यूब में, और उसको सब कुछ दे दिया, जो भी हार्मोन्स चाहिए सब कुछ, न्यूट्रिएंट्स भी दे दिए. साथ में ना आपने क्या किया, एक इनहिबिटर डाल दिया. साथ में क्या किया आपने, एक इनहिबिटर डाल दिया, साइटोस्केलेटल इनहिबिटर. मींस कोई ना कहीं माइक्रोट्यूब्यूल जो फॉर्म होते थे सेल के अंदर, जो कि एक सेल को डिवाइड करने में हेल्प करते थे बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर. अब वो इनहिबिटर डालने के वजह से, अरे वो सेल जितने लिए टेस्ट ट्यूब में, जितने लिए हमने सेल, समझ लो हमने इतने सेल लिए, थोड़ी देर बाद मैंने देखा वो टेस्ट ट्यूब में यार इतने ही सेल है, अल्दो इतने नहीं और कम हो गए, पर बढ़े ही नहीं, क्योंकि सेल मरेंगे भी तो ना. कम हो गए पर बढ़े नहीं, क्या हो गया यार, मैं सोचने लग गई. हाँ, अरे सेल जब डिवाइड होता है तो डबल बन जाता है. कल ही हमने न्यूमेरिकल्स किए, कल ही तो हमने न्यूमेरिकल्स किए, सेल जब डिवाइड होता है तो डबल बन जाते हैं, है ना. कल पढ़ा था ना हमने 1/8, कुछ याद आ रहा है, 1/8 फिर 1/4 फिर हाफ और फिर 1. जिसकी मेमोरी अच्छी होगी उनको याद आ रहे होंगे न्यूमेरिकल्स, राइट. और मैं जब लैब में देखने लगी तो मुझे पता चला, अरे यहाँ तक मेरे सेल थे, मुझे लगा कि यहाँ तक आ जाएंगे, अरे पर ये यहाँ तक भी नहीं पहुंचे, यहाँ तक आके खत्म हो गए. क्या हुआ, ऐसा क्या, ऐसी क्या गलती होगी मुझसे. बाद में पता चला यार वो जो टेस्ट ट्यूब थी, उस टेस्ट ट्यूब में मैंने एक इनहिबिटर डाल दिया था, कौन सा, कोलचिसिन. कोलचिसिन इनहिबिटर डालने की वजह से सेल आगे डिवाइड हुआ ही नहीं,
इसके बेसिस पे साइंटिस्ट को ये पता चला कि हाँ, कोलचिसिन इज व्हाट, इज अ माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर, और बड़े लैंग्वेज में इन जनरल वो कहने लगे उसको साइटोस्केलेटल इनहिबिटर, क्योंकि सेल का स्केलेटल साइट किससे बना है, माइक्रोट्यूब्यूल से मैक्सिममली, तो वो कहने लगे साइटोस्केलेटल इनहिबिटर। क्या है ये कोलचिसिन? एक अल्केलॉइड्स है। डू यू नो व्हाट इज अल्केलॉइड्स? पता है आपको? प्लांट में एक होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्लांट में प्राइमरी मेटाबोलाइट्स मींस ऐसे कोई सब्सटेंसेस जो कि प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं, जिनके वजह से प्लांट जिंदा रहता है, जैसे कि हार्मोन्स हो गए, आज कोई एंजाइम्स हो गए। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट मींस ये डायरेक्टली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्लांट के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ कुछ प्लांट को एक कभी कभी हर्बीवोर्स से बचाते हैं, मीन्स कोई समझ लो कि हर्बीवोर्स आगे प्लांट को खाने के लिए, तो वो ऐसे कोई प्लांट सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं जिसकी वजह से वो हर्बीवोर्स उनको ना खाए, कोई डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं इस टाइप से। तो ऐसे ही इस कैटेगरी में आता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट की कैटेगरी में आता है, जो कि नॉर्मल प्लांट की ग्रोथ के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिसको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहते हैं। उस कैटेगरी में कौन आता है? अल्केलॉइड्स। और एक एग्जांपल लिखा है हमने अल्केलॉइड्स का यहाँ पे, कोलचिसिन, सी कोलचिसिन। ये कोलचिसिन पता है इनहिबिटर है किसका? साइटोस्केलेटल का। अगर आपने इसको डाल दिया ना तो आपका सेल आगे डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि जो पॉलीमराइजेशन होता है माइक्रोट्यूब्यूल का, इस पॉलीमराइजेशन को वो क्या कर देता है? बंद कर देता है, पॉलीमराइजेशन को बंद कर देता है। और मेटाफेज जो स्टेज होती है ना, ये स्टेज अटेन ही नहीं हो पाती, इस यहाँ तक आके कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे इन जनरल रह जाते हैं, आगे जाते ही नहीं है इक्वेटोरियल प्लेट पे, तो होल्ड हो जाता है मेटाफेज स्टेज में सेल। ठीक है, होल्ड हो जाता है सेल। पॉलीमराइजेशन का मतलब है अल्फा बीटा ऐसी अल्फा ट्यूबुलिन बीटा ट्यूबुलिन की चेन बनना। याद आ रहा है कुछ? प्रोटोफिलामेंट, 13 प्रोटोफिलामेंट, कुछ याद आ रहा है क्या? कुछ पढ़ रहे हो क्या आप लोग आजकल, कि मजे कर रहे हो? हाँ, कोरोना में मजे कर रहे हो। कोरोना चला जाएगा फिर आप देखना अपना क्या होगा। हाँ, यस, ऐसी चेन बनती है। ऐसी चेन बनना क्या हो गया? इनहिबिट हो जाता है। किसके वजह से? बिकॉज ऑफ दिस कोलचिसिन। अगर ऐसा पॉलीमराइजेशन होगा ही नहीं तो हमारे स्पिंडल फाइबर कैसे बनेंगे? अगर हमारे स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे तो हमारा सेल डिवाइड कैसे होगा? ठीक है, तो ये है क्या? एक इनहिबिटर का काम। क्रोमोसोम एंड डीएनए अंडरगो रेप्लिकेट बट रिमेन्स विद इन अ सेम सेल। क्या कहना है? डीएनए रेप्लिकेट तो होगा, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनने के लिए थोड़ी ना हमें साइटोस्केलेटल की जरूरत है, हाँ बिल्कुल जरूरत नहीं है। बट इसको अगर दूर करना है, हाँ अलग अलग करना है, तो हमें स्पिंडल फाइबर मिस माइक्रोट्यूब्यूल मिस साइटोस्केलेटल की जरूरत है ना, है ना। मिस रेप्लिकेशन तो अच्छे से होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो रिमेन्स विद इन अ सेम सेल। बट वो जो क्रोमोसोम है जो रेप्लिकेट होके रह गया, किस लिए हमने उसको रेप्लिकेट किया था? किस लिए किया था? कि हमें पता था कि आगे जाके हमारा सेल डिवाइड होगा। यार हमारा सेल आगे जाके डिवाइड होगा तो दोनों डॉटर सेल को इक्वल अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल मिलना चाहिए, इसलिए ही तो हमने रेप्लिकेशन किया था। रेप्लिकेशन तो हो गया, बट वो जो डीएनए जो रेप्लिकेट होके रह गया वो एक ही इसमें रह गया, ऐसे ही रह गया, वो ना दो सेल में टूटा ही नहीं, एक ही सेल में रह गया, यानी डिवीजन हुआ ही नहीं सेल का। सेल विल नॉट बी डिवाइड। अगर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए आपको एग्जाम में कि व्हाट विल हैपन if you will be adding colchicine in a cell culture। अगर कोई एक क्वेश्चन को सुनो, अगर कोई एक सेल कल्चर लिया है आपने और उसमें आपने डाल दिया कोलचिसिन, what will be happen? Number 1, there will be no DNA replication occur, no DNA replication. Number 2, two cells are divide. Number 3, it induce polymerization. Number 4, it inhibit polymerization
एंड होल्ड द सेल इन मेटाफेज स्टेज। क्या आंसर रहेगा? क्या आंसर रहेगा? नंबर डी, यानी रेप्लिकेशन, नो रेप्लिकेशन नहीं, रेप्लिकेशन होगा, सेल रेप्लिकेशन होगा, बट सेल एक ही सेल रहेगा, वो डिवाइड नहीं होगा। पॉलीमराइजेशन इंड्यूस नहीं होगा, इनहिबिट होगा। वर्ड्स पे ध्यान दिया करो, वर्ड्स पे ध्यान दिया करो, ठीक है। ये हो गया एडिशनल फैक्ट। एक दूसरा एडिशनल फैक्ट लेते हैं, पॉलीप्लॉइडी, जो आदित्य कह रहा था। ठीक है। पॉलीप्लॉइडी मैक्सिममली हम किस में करते हैं? प्लांट्स में हम आर्टिफिशियली पॉलीप्लॉइडी करते हैं बहुत सारे। इसमें आर्टिफिशियल पॉलीप्लॉइडी करने का मतलब ये है कि प्लांट का जो साइज है ना, जो फ्रूट का साइज है, वो थोड़ा एनलार्ज मिलता है हमें, एनलार्ज मिलता है इसलिए। बट याद रखना, जो पॉलीप्लॉइडी है, इसके जो सीड्स होते हैं, एक तो मैक्सिमली सीडलेस होता है, ठीक है। बट अगर बाय चांस समहाउ सीड्स बन भी जाए, तो ये पॉलीप्लॉइडी ऑर्गेनिज्म आगे जाके फर्टाइल नहीं होते, ये स्टराइल रहते हैं। हमें सिर्फ उस जनरेशन तक ही हमें क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। फिर से हमें उसको पॉलीप्लॉइडी कंडीशन को मेंटेन करके प्लांट्स को फॉर्म करना पड़ेगा, पर उनसे आगे वाली जनरेशन हमें ऐसी अच्छी मिलेगी नहीं जो कि फर्टाइल रहे, बिकॉज हम नेचर के अगेंस्ट चल रहे। नेचर का लॉ है कि डिप्लॉइडी मेंटेन करनी है। वेरी फ्यू एक्सटेंट में हम पॉलीप्लॉइडी देखते हैं, बट मैक्सिममली अगर हम आर्टिफिशियली पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस करते हैं, तो उसका रीजन ये रहता है कि हमें कोई सीडलेस फूड मिले, फ्रूट मिले। क्यों सीडलेस चाहिए? क्योंकि सीड्स कभी कभी अगर बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उस फ्रूट को खाने में या कुछ लोगों को मजा नहीं आता, ठीक है। या उसमें पॉलीप्लॉइडी कंडीशन से हम उसका स्वीटनेस भी बढ़ा सकते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो एडिशनल फैक्ट्स याद रखना कि न्यूक्लियस पॉलीप्लॉइडी कंडीशन में क्या होता है? न्यूक्लियस डिवाइड ही नहीं होता, न्यूक्लियस डज नॉट डिवाइड। न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होता। न्यूक्लियस के अंदर एक डीएनए, दूसरा डीएनए, तीसरा डीएनए, ऐसे पॉलीप्लॉइडी कंडीशन बनती जाती है। लार्ज अमाउंट में एमआरएनए प्रोटीन बनते जाते हैं, सेल को बड़ा करते जाते हैं, बट वो डिवीजन लार्ज एक्सटेंट में नहीं हो पाता, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं हो पाता। सिर्फ इतना ही याद रखना है, ज्यादा नहीं याद रखना। दिस इंक्रीज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेट्स पर सेल। एक सेल में क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाएगा, जहां पे डिप्लॉइडी रहना था, यहाँ पे पॉलीप्लॉइडी हो जाएगा। एंड दिस प्रोसेस लीड्स टू एंडोपॉलीप्लॉइडी। और ये जो कंसेप्ट हमें पढ़ना है, ये यहाँ पे नहीं पढ़ना, ये प्लांट फिजियोलॉजी में डिटेल में आएगा, ठीक है। यहाँ पे जितना बता रही हूँ दैट इज कन्फाइंड, सिंपल सी बात है यहाँ तक की, ठीक है। तो दिस प्रोसेस लीड्स टू एंडोपॉलीप्लॉइडी या एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि सब कुछ चीजें न्यूक्लियस डज नॉट डिवाइड ना। सी, एक मिनट, क्या हो गया पेन टैब को? वेट फॉर अ व्हाइल। हाँ ठीक है, न्यूक्लियस डज नॉट डिवाइड ना, तो न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम का नंबर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, पॉलीप्लॉइडी कंडीशन मेंटेन हो रही है, एंडोपॉलीप्लॉइडी या एंडोमाइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस के केस में क्या होता है? जनरली न्यूक्लियस डिसअपियर होता है, पर इसमें इनमें क्या होता है? इन विच द न्यूक्लियस कंटेन मल्टीपल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ नॉर्मल 2 सेट्स। नॉर्मल 2 सेट होने चाहिए, पर यहाँ पे मल्टीपल सेट्स बन जाते हैं, ठीक है। और इसको ही पॉलीप्लॉइडी सेल्स कहते हैं। मैक्सिममली हमें अमॉन्ग्स प्लांट में ज्यादा देखने को मिलता है, बट एनिमल्स में भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, बट आगे जाके फर्टाइल नहीं होते हैं ऐसे एनिमल्स, ठीक है। और पॉलीप्लॉइडी अराइज नॉन डिसजंक्शन प्रोसेस से भी हो सकती है। क्या आपको ये पता नहीं है? क्या आपको ये पता नहीं है? देखो जरा, अगर कोई आपके पास इस टाइप का सेल है, ठीक है, अगर आगे जाके इसने ऐसे टूटना चाहिए था, दो इसमें टूट जाना चाहिए था, बट ऐसे नहीं हुआ। क्या हो गया ना, आगे जाके ये ऐसे हो गया, ऐसे कुछ हो गया, एक जगह पे इतना चला गया और बेचारे एक जगह पे कुछ भी नहीं गया। तो ये क्या हो गया? किसके वजह से हुआ? ये नॉन डिसजंक्शन की वजह से। पढ़ा क्या नहीं हमने? ये मैंने कहा था एबनॉर्मल कंडीशन, ठीक है। ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस पॉलीप्लॉइडी कंडीशन आ जाती है। दिस इज द फैक्ट्स रिलेटेड विद पॉलीप्लॉइडी, दैट्स इट। एंडोपॉलीप्लॉइडी वर्ड्स को याद ध्यान में रखो, ठीक है। सेट जो क्रोमोसोम का नंबर होता है मल्टीपल होता है, इसको याद रखो। कॉमनली प्लांट से पाए जाते हैं, इसको याद रखो, ठीक है। नॉन डिसजंक्शन की वजह से पॉलीप्लॉइडी देखने को मिलती है, तो आपको पता ही है इन जनरल, ठीक है। अब लास्ट, इसके बाद की क्लास में हम
जो अभी फिर से जब आप ज्वाइन करोगे तो उसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये वाली एक स्लाइड आखिरी स्लाइड है और ये इम्पोर्टेंट भी। हाँ, ये मुझे आपके जब मैं आपके नेक्स्ट अर्लियर क्लासेस के जब ये देख रही थी ना नीट के पेपर, तो कोई कोई स्टेट के पीएमटीज में साइक्लिन पे क्वेश्चन पूछे गए, साइक्लिन पे क्वेश्चन पूछे गए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ साइक्लिन के बारे में, साइक्लिन सीडीके इम्पोर्टेंट, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखो, क्योंकि ये जो बातें अभी हो रही है ना साइक्लिन सीडीके और ये न्यूमेरिकल्स, ये सब बातें स्टेट वालों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखना। ये डेडिकेटली नीट वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप बच्चे जो भी जिस बेसिस पे सब पढ़ रहे हैं वो अपने हिसाब से उसको बाइफरकेट कर लेना, क्या पढ़ना है और क्या नहीं। ठीक। अब दीज आर विच वन, सीडीके, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। बताती हूं मैं, डोंट वरी क्या है, पहले पॉइंट्स को देख लो। दीज आर द फैमिली ऑफ प्रोटीन काइनेज। काइनेज वर्ड जहां पे भी आया तो याद रखना यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? फॉस्फोराइलेशन। व्हाट इज फॉस्फोराइलेशन? एटीपी से एडीपी पीआई का बनना, फॉस्फेट। और ये फॉस्फेट कहीं ना कहीं कौन से एंजाइम में, कौन सी चीजों में ऐड हो जाना, और बिकॉज ऑफ दिस फॉस्फेट कोई पर्टिकुलर प्रोसेस जो चल रही है वो प्रोसेस एनहांस हो जाना, वो प्रोसेस का रेट बढ़ जाना, कोई एक एक्टिवेटर का काम करना। ठीक है, ठीक है। काइनेज एंजाइम, काइनेज एंजाइम है। अभी तक हमने प्लांट फिजियोलॉजी को हाथ नहीं लगाया है, याद रखना सिर्फ एक एंजाइम की बात है। ठीक है। और ये दे आर प्रेजेंट इन ऑल नोन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सीडीके, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ठीक है। अभी साइक्लिन और सीडीके का रोल क्या है मैं आपको बताती हूँ अपने लैंग्वेज में। साइक्लिन और सीडीके, सीडीके क्या है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, एक एंजाइम है सीडीके जो कि साइक्लिन पे डिपेंडेंट है। ठीक है। साइक्लिन जो है वो रेगुलेटरी यूनिट है सेल साइकिल का, यानी सेल साइकिल आपको पता है ना, सेल साइकिल पढ़ा है ना आपने, G0, हाँ सॉरी G1, G0 तो हमारी बाहर की स्टेज है। ठीक है, इसको जाने दो। G1, S, G2, M, है ना, फिर से G1, राइट। ये साइकिल होती है ना, इस साइकिल कैसे रन होती है, कैसे रन होती है? ये दो दोस्त बैठे हैं ना, इनके वजह से रन होती है। हाँ, G1 खत्म हो गया, चलो S में जाओ, S खत्म हो गया, चलो G2 में जाओ, चलो G2 खत्म हो रहा है, चलो M में जाओ, M हो गया, सेल टूट गए, चलो फिर से G1 में जाओ। कौन बताएगा, कौन करेगा ये सब कुछ? कौन रेगुलेट करेगा सेल साइकिल को? ये दो बंदे रेगुलेट करेंगे। कौन? साइक्लिन और सीडीके, साइक्लिन और सीडीके। ठीक है। साइक्लिन एक रेगुलेटरी यूनिट होता है जो चीजों को रेगुलेट करता है, कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है। ठीक है। और जब ऑन करना है तो सीडीके को कहता है कि सीडीके मुझे फॉस्फेट दे दे, सीडीके मुझे फॉस्फेट दे दे। ये काइनेज है ना, ये कहता है कि ठीक है मेरे पास तो फॉस्फेट है। अब ये सोच रहा है कि नहीं यार प्रोसेस हो गई, अब प्रोसेस को ऑफ करना है, तो ये क्या कहता है सीडीके को, सीडीके अपना फॉस्फेट ले ले, सीडीके अपना फॉस्फेट ले ले। ठीक है। सीडीके इज अ कैटालिटिक यूनिट। सीडीके क्या है? कैटालिटिक यूनिट है। मुझे नहीं लगता ये 1 मिनट में होगा। सीडीके क्या है? कैटालिटिक यूनिट है। कैटालिटिक यूनिट मींस कैटलाइज करता है प्रोसेस को, एक्सेलरेट कर रहा है। देखो जैसे ही फॉस्फेट मिला, साइक्लिन ने अपना काम फास्ट रेट पे स्टार्ट कर दिया। और फटाफट G1 से S में, S से G2 में, G2 से M में सेल को भेज दिया जिस तरीके की रिक्वायरमेंट थी, और जब चाहा तब अपना फॉस्फेट ले भी लिया। तो ये कैटालिटिक यूनिट है, रेगुलेटरी यूनिट ये है, रियल में काम ये कर रहा है इसके हेल्प से। इसीलिए सीडीके साइक्लिन पे डिपेंडेंट होता है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज कहते हैं इसको। साइक्लिन को जब जरूरत है तब वो एक्सेलरेट करेगा, साइक्लिन को जब जरूरत नहीं है तब वो प्रोसेस को एक्सेलरेट नहीं करेगा। यहां तक क्लियर है? साइक्लिन सीडीके क्या है? एक टाइप की प्रोटीन है, जो जिसमें ये एक प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम है, और एक कोई प्रोटीन फैक्टर है जो कि सेल साइकिल को चला रहे, जो क्या कर रहे हैं? सेल साइकिल को चला रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है साइक्लिन सीडीके?
सीडी के। साइकिल होती है ना, साइकिल रिंग होती है ना, रिंग से याद रहेगा रेगुलेटरी यूनिट, जो कि रेगुलेट कर रहा है। हर हमारे घर का स्विच बोर्ड रेगुलेटर ऑन ऑफ पर कब